Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 8th lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to continue with numericals, more specifically unsolved numericals from textbooks based on circular motion. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. और 3 प्रॉब्लम है अनसॉल्व न्यूमेरिकल में टेक्स्ट बुक में जिसे हमें कवर करना है. कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 से. अब पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर. यहाँ पे क्या कहा गया है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल वेल, एक सिलेंड्रिकल वेल हमें गिवन है एंड साइक्लिस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है. इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है एंड कहा गया है रेडियस ऑफ द वेल. रेडियस हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट, इट इज 6.05 मीटर. If the necessary friction coefficient is 0.5 मीन्स अब साइक्लिस्ट साइकिल जब चला रहा है यहाँ पर, साइकिल के टायर्स और वेल की जो वॉल है उन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन, इट इज 0.5. हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन? कितने मिनिमम स्पीड से इसने मूव करना चाहिए ये हमें बताना है. वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम स्पीड. हमें v मिनिमम फाइंड आउट करना है. एंड मास ऑफ आर्टिस्ट इज 50 kg. आर्टिस्ट जो मूव कर रहा है उसका मास है 50 kg. इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी? अगर ये अपनी स्पीड 20% से बढ़ा देता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? चलो वो सेकेंड पार्ट पे बाद में आते हैं. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं. हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में स्टडी किया है कॉन्सेप्ट में, बट फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा. सी यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट साइक्लिस्ट जो है इस पॉइंट पे है. जो वॉल है, वॉल नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mv²/r. एंड हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है. या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट सूडो फोर्स है. हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन. दोनों में से कोई भी एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन वॉल प्रोवाइड कर रही है. यहाँ पे वी कैन से कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द वॉल and normal reaction is providing necessary centripetal force. अब इसका मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. जो भी बॉडी है यहाँ पर साइक्लिस्ट है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो mg को कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स. रिमेंबर फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये क्या करेगा? mg को बैलेंस करेगा. ये हो गई बैलेंसिंग कंडीशन. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r and frictional force is provided by is balancing mg. ये उसके वेट को बैलेंस कर रहा है. एंड यहां पर एंड वी नो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय μs into नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा है ये कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें कैसे मिलता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला. बट अब ये सारी वैल्यूज हम इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन
3 मानेंगे एंड इक्वेशन 1 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू क्या हो जाती है, mg इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज इट इज, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mv²/r। देन मास कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा हमें, वी कैन से v² इज इक्वल्स टू सी, r दूसरी साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा rg, एंड म्यूएस जाएगा तो डिनोमिनेटर में। सो इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है √rg बाय म्यूएस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे हम वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करें तो मिनिमम वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। सो मिनिमम वेलोसिटी के लिए r की वैल्यू क्या होगी, दी हुई है 6.05 इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ही कंसीडर करेंगे, एंड देन रेडियस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने पे, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको रूट के अंदर वैल्यू मिलती है 1 to 1, रूट के अंदर 1 to 1 आएगा इसे सिंप्लीफाई करने पे, और 1 to 1 का रूट क्या होता है, इट इज 11। सो मिनिमम वेलोसिटी इज 11 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, क्या कहा गया है, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg। जो आर्टिस्ट साइकिल चला रहा है उसका मास कितना है, 50 kg। इफ शी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, अगर वो अपनी स्पीड 20% से बढ़ा दे, सो हाउ मच विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमने तो डायग्रामेटिकली समझ लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्योरली बैलेंसिंग वेट, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेलोसिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सो अगर वो अपनी स्पीड 20% से बढ़ाता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पे कोई चेंज होगा क्या वेलोसिटी से, नहीं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा है, रिमेंबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने देखा डायग्रामेटिकली भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्योरली बैलेंसिंग mg। सो मास कितना है 50 kg एंड g की वैल्यू है 10, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 500 न्यूटन। सो इनिशियल और फाइनल हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, 500 न्यूटन, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज इट, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सारा सॉल्यूशन अच्छे से आपके लिए नोट्स के लिए दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे एक स्फीयर ऑफ डेथ हमें दिया हुआ है। हमने जब इसका कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, सो इसमें वेलोसिटी एंड ऑल ये सारे जो फॉर्मूला था वो किससे रिलेटेड था, हमने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक स्टोन जो है स्ट्रिंग से टाई किया। सो उसमें जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड एट डिफरेंट पोजीशन था, वैसा ही स्फीयर ऑफ डेथ में स्पीड एट डिफरेंट पोजीशन हमें मिल सकता है। सो क्वेश्चन पे आते हैं हम, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमम स्पीड कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। एंड स्फीयर ऑफ डेथ में हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि यहाँ पे रहेगी मिनिमम स्पीड, इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड। इसे अगर हम v1 कंसीडर करें, सो v1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम स्पीड, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे हो जाएगी मिनिमम स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। एंड सपोज दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज h, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम ले रहे हैं h। तो ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। एंड हमने ये फॉर्मूला भी स्टडी किया, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं कि v एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज गिवन बाय √rg एंड v एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज गिवन बाय √5rg। सो ये है हमारे पास फॉर्मूला, ये हमने सारा डेरिवेशंस भी हमने स्टडी किया हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। डायमीटर मीन्स h, यहाँ पे हमने डायमीटर दोनों पॉइंट का डिस्टेंस h लिया ना, सो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है h। एंड हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड।
सो ये दो स्पीड से तो मूव कर रहा है, वो दिया हुआ है, बट इनके मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन्स व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू एट टॉप मोस्ट पॉइंट एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू देन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, हमें ये बताना है। सो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। h के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने इन फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था, सेम हम यूज करेंगे। यहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम यहां पे कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट should be equal to total energy at lowest point, total energy at lowest point। अब हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। इसको हम जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेंगे, इसको यहाँ पे हम जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, तो ये हो जाएगा h डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। देन टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v1 का स्क्वायर। अब हर जगह पे mm कैंसिल हो जाता है, mm कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा gh इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर माइनस हाफ v2 स्क्वायर। h इज इक्वल्स टू सी, दोनों में से 1/2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय, दोनों डिनोमिनेटर 2 कॉमन है और ये g नीचे आ जाएगा। हो गया सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो h मीन्स v1 की वैल्यू कितनी है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस v2 की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20। यहां पर कितना हो जाता है, ऊपर में बच जाता है 64 डिवाइड बाय 20, इट इज नथिंग बट द 6.4 डिवाइड बाय 2, हमने जीरो काट के ऊपर में एक पॉइंट दे दिया, इट इज h इज गिवन बाय 3.2 मीटर। यहां पे हमें डायमीटर कितना मिला, डायमीटर मिलता है 3.2 मीटर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां पे क्या कहा गया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। डायमीटर क्या मिला हमें, इट इज 3.2 मीटर। इससे रेडियस कितना मिलेगा, रेडियस शुड बी 3.2 बाई 2। इतना ही रखते हैं हम, या फिर इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, 3.2 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है कि वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट RG। इट शुड बी अंडर रूट, R की वैल्यू है 3.2 बाई 2 इंटू G की वैल्यू है 10, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है 5। 32 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा 160, बट एक नंबर के बाद पॉइंट है 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 मीटर पर सेकेंड। एंड V मैक्स मीन्स बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 5 RG। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट RG, रूट अगर हम सेपरेट करें तो रूट 5 एज इट इज, रूट RG की वैल्यू कितनी है 4, इसे हम लिख सकते हैं 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। दिस इज इट। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। सर्कुलर मोशन पे बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू में, आप उसे ट्राई कीजिए। अगर आपको उसके सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट देना चाहूंगा, देन मेजॉरिटी कैलकुलेशन आपको ही करने हैं। सी क्या दिया हुआ है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। देयर इज अ पेंडुलम, यहां पर कोनिकल पेंडुलम है। ये सपोज इनिशियली ऐसा था, मूव करेगा, डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा, एंड ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बॉब परफॉर्म करेगा एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब करेगा कोन। ये बन गया कोनिकल पेंडुलम। नाउ
यहाँ पर दिस इज द लेंथ, ये हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड दिस इज फिक्स्ड एंड, एंड यहां से यहां तक का ये जो हो गया इसका हाइट। पेंडुलम अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का इसका हाइट है एंड दिस इज रेडियस। पहले हमें हाइट और रेडियस बताना है कि कैसे मिलेगा इन टर्म ऑफ लेंथ। सी, यहां पर लेंथ हमें गिवन है एंड थीटा का ऑपोजिट अगर रेडियस निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। वी नीड टू राइट साइन थीटा इक्वल टू आर बाय एल। ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये हो जाएगा आर बाय एल। सो इट गिव्स आर इक्वल टू एल साइन थीटा, आर मिलता है हमें एल साइन थीटा। एंड सेम अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो एडजेसेंट है एच इतना हाइट एंड एल हाइपोटेन्यूस है एल, सो इससे एच कितना मिलता है एल कॉस थीटा। सो दोनों इन टर्म ऑफ लेंथ हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास लेंथ ही गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 केजी होगा। इज सेटअप एज अ कोनिकल पेंडुलम इफ द बॉब नाउ परफॉर्म 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एन कितना 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर हम इसे चेंज करते हैं 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है आरपीएस में, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे आ जाता है एन की वैल्यू 1.25 आरपीएस। सो ये वैल्यूज होगी। अब हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी। वी नीड टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। बट वेलोसिटी तो हमें दी नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास n दिया हुआ है। n मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। वी नो ओमेगा इज गिवन बाय 2πn। सो इसे ओमेगा के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ m, v को लिखेंगे r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, v स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर आ जाएगा। देन हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देन हाफ m, what is r? r is given by l sin theta, it is given by l sin theta and ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इसलिए l sin theta का स्क्वायर, ओमेगा को लिखेंगे 2πn एंड इसका स्क्वायर। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 ज़ा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। देन ये 2 से कैंसिल हो जाता है 4। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है, ये 2 आगे आ जाएगा m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू पाई स्क्वायर एंड n स्क्वायर। सो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया हमने किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाया। इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m गिवन है, l गिवन है, पाई आपको पता है, n भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम है साइन थीटा कैसे मिलेगा, साइन थीटा तो दिया, हमें थीटा तो दिया ही नहीं है। सो अभी हमें सॉल्व करना है टू फाइंड आउट थीटा, थीटा कैसे मिलेगा। सो यहाँ पर ही इसी सेम पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ थीटा के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय 2π अंडर रूट l cos थीटा बाय g। सो इससे फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। सो ये कैसे मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2π अंडर रूट g बाय l cos थीटा होगा। इसमें अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें cos थीटा चाहिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर इक्वल टू 1/4π स्क्वायर इंटू g बाय l cos थीटा। सो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos, यहां पर थोड़ा हम साइड में लिख लेते हैं, सी cos थीटा के लिए रीअरेंज करेंगे हम, cos थीटा यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू g बाय 4π स्क्वायर l n स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला। वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, पाई मीन्स 3.14 और 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 0.2
एंड एन स्क्वायर मीन्स 1.25 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सो कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर में 10 एज इट इज, और ये सारे मल्टीप्लीकेशन से हमें आंसर मिलता है 12.32, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 12 लिख सकते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस थीटा इक्वल टू, फोकस रखिए, ये हो जाएगा 5/6। सो कॉस थीटा इक्वल टू 5/6 इज 0.8। कितना आ रहा है ये? 0.8। मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ आपको। सो हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8। अब ध्यान से देखिए, 0.8 कैन बी रिटन एज 8/10। आपको बुक में अगर देखना है तो बुक में आपको यही आंसर मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू 8/10। सो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 4/5। सो ये एक यूनिक वैल्यू है। इससे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? इट मीन्स ये 37 डिग्री वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। इससे थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि थीटा है 37 डिग्री, अप्रॉक्स 37 डिग्री। मैं आपको ट्रायंगल बताता हूँ। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ 37 डिग्री। ये 37 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री, 37 53। एंड कॉस थीटा, कॉस 37, कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/5 और यहाँ पे 3, ये 3 4 5 का ट्रायंगल फॉर्म होता है। दिस इज ट्रायंगल ऑफ 3 4 5। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 37 डिग्री। सो अब आ जाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन पे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला था? काइनेटिक एनर्जी हमें मिला था 2mL2, 2mL2, देन साइन स्क्वायर थीटा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। सो ये वैल्यूज आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड आपको ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें पता है कॉस थीटा 4/5 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा 3/5। रिमेंबर, ये ट्रायंगल टेक्स्ट बुक में इस तरीके से सॉल्यूशन दिया नहीं है, ये इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको इजी लगेगा। सो आप कैलकुलेशन फर्दर कर सकते हो। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। कैलकुलेट इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सी, इनिशियली यहाँ पे नीचे इस तरीके से रेस्ट पे था, देन जब ये कोनिकल पेंडुलम फॉर्म किया, इसने बॉब ने कोनिकल पेंडुलम फॉर्म किया, सो इसका लेवल चेंज हुआ। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ हमें बताना है। सो यहाँ पर हमें सी ग्राउंड लेवल से देखा जाए, ग्राउंड लेवल से अगर हम देखें तो लेवल तो बढ़ रहा है ना। सो बेसिकली जीरो लेवल आप किसी को भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट यहाँ पे हमें डिफरेंस मैटर करेगा। यहाँ पे हमें क्या मैटर करेगा? डिफरेंस मैटर करेगा। सो इनिशियली हाइट कितनी थी? एल के बराबर। देन हाइट कितनी होगी उसकी? ये एच के लिए हमने डिराइव किया है पहले। हाइट कितनी होगी? एल कॉस थीटा। यहाँ पर हाइट कितनी हो जाती है? एल कॉस थीटा। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh1 माइनस mgh2। यही होगा फॉर्मूला, दोनों में से mg कॉमन और h1 माइनस h2 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर mg कॉमन, h1 कितना है? इनिशियली लेंथ l थी यहाँ पर एंड हाइट l थी, और बाद में हाइट कितनी होगी? l cos थीटा। सो mg दोनों में से l कॉमन निकल जाता है एंड 1 माइनस cos थीटा। देन आप इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए आंसर्स यहाँ पे हमने दिए रखे हैं, आप इसे ट्राई कीजिए। मैंने आपको पूरे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं, जस्ट आपको सॉल्व करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन if you like this video and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.